नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार स्वागत है। इससे पूर्व हम भारत में शिक्षा पद्धति के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने प्राचीन भारतीय शिक्षा और अंग्रेजों के समय में भारतीय शिक्षा पद्धति के ऊपर चर्चा की है। आज का जो हमारा टॉपिक है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा नीति। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं परीक्षाएं, जैसे आईएएस की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित ये क्वेश्चन है। प्राय सभी प्रकार के एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने देखा प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में वैदिक शिक्षा, वेदों का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के शिक्षक, उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये हमने पढ़ा था। उसी प्रकार अंग्रेजों के समय में शिक्षा पद्धति, सैंडलर आयोग हमने पढ़ा, विश्वविद्यालय आयोग पढ़ा, विश्वविद्यालय अधिनियम पढ़ा, सार्जेंट योजना पढ़ी हमने, शिक्षा की वर्धा योजना पढ़ी, और अब हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। एक एक जो आयोग बने हैं उसके विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल भी हमारे वीडियो को स्किप न करें, शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। बात है 1948 नियुक्ति हुई है इसकी। 1948 एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन की अध्यक्षता में। एस राधाकृष्णन, जिसका जन्म दिवस को हम पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, साथ ही भारत के दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने। तो इनका सुझाव क्या था? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति, पूरे भारत में इनका जन्म दिवस जो है आज भी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। इनकी अनुशंसाएं क्या थी? तो 10 वर्ष की बजाय 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का सुधार, 10 वर्ष की बजाय 12 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा का सुझाव उन्होंने दिया था, और शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए। शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए, ये इन्होंने एक अनुशंसा की थी। लेकिन जो उस समय जो है हमारा संविधान नहीं बना था, संविधान सभा जो थी वो संविधान बना रही थी, संविधान हमारा प्रोसेस में था, लेकिन उसकी इस आयोग की इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार 3 सूचियां बनी थी, उसके अनुसार शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय था, और इन्होंने बोला था कि राज्य सूची से उसे समवर्ती सूची में लाया जाए, लेकिन उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया। हमने पढ़ा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। अब हम दूसरा आयोग पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन।
सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। अब इन्होंने दो महत्वपूर्ण संशोधन यहां पे किए, दो महत्वपूर्ण संशोधन, दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है वो वाली उन्होंने अनुशंसा की थी। तो देखो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण को ही लिया जाता है। और दूसरा संख्यात्मक अंक, संख्यात्मक अंक देने के स्थान पर सांकेतिक, सांकेतिक अर्थात ग्रेडिंग शिक्षा पद्धति, ग्रेड जो निर्धारित जो है वो इन्होंने बात की थी। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण और सांकेतिक अंक देने की बात इन्होंने की थी, ग्रेडिंग सिस्टम की बात इन्होंने की थी। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर कमीशन जिसे कहेंगे 1952 में इसका गठन हुआ था। अब हम बात करते हैं भावनात्मक एकता समिति, भावनात्मक एकता समिति, भावनात्मक एकता समिति, इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी, इंटीग्रेशन कमिटी, इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी, इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी, इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी। ये है 1966, 1966 रिपोर्ट आई थी। गठन 1961, 1961 ये लिखेंगे, 66 की जगह 61 ही लिखेंगे। और ये है डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में भावनात्मक एकता समिति। बात यही थी कि भावनात्मक, इमोशनल की बात कर रहे हैं, पूरे देश में एक जैसी शिक्षा पद्धति देने की बात ये कर रहे थे। अब हम अगला पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। डीएस कोठारी जिसे कहते हैं, डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में, डॉक्टर डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी 1966 क्या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, नेशनल एजुकेशन कमीशन, डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में 1966 में। तो इसमें 17 सदस्य, कितनी? 17 सदस्यीय समिति थी। इसमें से जो 6 सदस्य हैं विदेशी विशेषज्ञ, 6 सदस्य जो है वो विदेशी वर्ग के थे, विदेशी वर्ग के थे। इनकी अनुशंसाएं NCERT, राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल
काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद के गठन की इन्होंने बात की थी। दूसरा CABE केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के गठन की बात की। तीसरी 3 वर्षीय स्नातक एवं 4 वर्षीय 3 वर्षीय स्नातक एवं 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री कोर्स की बात की अनुशंसा इनके द्वारा की गई थी। तो 3 वर्षीय नई शिक्षा नीतियां पढ़ेंगे 2020, तो उसमें भी देखेंगे। तो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो ग्रेजुएशन है 4 वर्षीय करने की कोशिश की है, तो वो ऑनर्स की तरह ही इसे लेके आए हैं। तो एनसीईआरटी CABE 3 वर्षीय स्नातक 4 वर्षीय जो है ऑनर्स डिग्री की उन्होंने बात की थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है केंद्रीय बजट का 6% शिक्षा पर व्यय, ये भी अनुशंसा इनके द्वारा की गई थी। आज तक यही मुद्दा जो है बार बार उठाया जा रहा है। 2020 की नई शिक्षा पद्धति में भी यही बात लेकर आए थे। तो राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए। तो अभी हमने पढ़ा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन बना था ये किस शिक्षा से संबंधित है, तो उच्च शिक्षा से संबंधित था। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं 1952। भावनात्मक एकता समिति जिसे डॉक्टर संपूर्णानंद समिति कहा जाता है 1961 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नेशनल एजुकेशन कमीशन डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 1966। अब हम पढ़ेंगे त्रिभाषीय सूत्र। बात यह है कि शिक्षा किस भाषा में दी जाए, तो इसके लिए त्रिभाषीय सूत्र 1968 कब आया त्रिभाषीय सूत्र? 1968। थ्री लैंग्वेज फार्मूला, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसे बाद में HRD नाम दिया जाएगा 1980 के बाद में, उससे पहले शिक्षा मंत्रालय था और वर्तमान समय में भी इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। तो त्रिभाषीय सूत्र तो ये 2 क्षेत्रों के लिए था, एक हिंदी भाषी राज्य और दूसरा है गैर हिंदी भाषी राज्य। तो गैर हिंदी भाषी राज्य और दूसरा हिंदी भाषी राज्य। तो हिंदी भाषी राज्य में तो मुख्य एक भाषा हिंदी होगी, दूसरी भाषा इंग्लिश और तीसरी भाषा जो होगी कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, कोई भी एक आधुनिक भाषा, कोई भी एक आधुनिक भाषा या दक्षिण भारतीय भाषा हो सकती है। तो ये बात की थी हिंदी, इंग्लिश और कोई भी एक भाषा, त्रिभाषीय सूत्र। तो किसी भी स्टूडेंट को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। और यदि हिंदी भाषी क्षेत्र है तो उसमें 2 कंपलसरी है, एक हिंदी दूसरा इंग्लिश और तीसरा है कोई भी भाषा, संस्कृत वगैरह कोई भी एक भाषा ले सकते हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश के तो उसमें यही चल रहा था, हिंदी इंग्लिश संस्कृत या उर्दू वगैरह ले रहे थे। अब वो राज्य जो गैर हिंदी भाषी है तो इसमें तो एक क्षेत्रीय भाषा होगी उनकी, क्षेत्रीय भाषा कोई भी जो उस क्षेत्र में बोली जा रही है उनके लिए, दूसरी भाषा हिंदी होगी और तीसरी होगी इंग्लिश। ठीक, सीधी सी बात है, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। तो एक त्रिभाषीय सूत्र की बात इसमें की गई थी, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस सूत्र को नहीं माना। तमिलनाडु सरकार
द्वारा अस्वीकार इसे किया गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, किस राज्य ने इसे अस्वीकार कर दिया था। तो त्रिभाषीय सूत्र कब? 1968। अब हम देखेंगे 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति। 10 + 2 + 3 शिक्षा पद्धति। तो ये स्वीकार किया गया 1972 में। 1972 में, और इसकी अनुशंसा की थी पीडी शुक्ला समिति। पीडी शुक्ला समिति। और पूर्व में सैंडलर आयोग ने भी अनुशंसा की थी, और इसे स्वीकार किया गया कब? 1972 में। 1972। अब हम देखेंगे शिक्षा का समवर्ती सूची में जाना। शिक्षा का समवर्ती सूची में हमने देखा कि ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग ने बोला था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, जो कि अभी राज्य सूची का विषय है। तो ये 1976 में किया गया। कब? 1976 में राज्य सूची से समवर्ती सूची में। कब? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, यह लिखेंगे हम इसमें। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। इसके साथ साथ जो वन थे उसको भी शिक्षा से, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अब हम देखेंगे, ये आयोग हमने पढ़े, 7 आयोग इससे संबंधित हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1986। सॉरी, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कब आई थी? 1968 में। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये आई थी 24 जुलाई 1968। याद रखना है, पहली शिक्षा नीति, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। कब? 24 जुलाई 1968। और ये आई थी कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर। कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर। ये कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कहते हैं, 1966 में जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया था, उसी की अनुशंसा पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में। और इन्होंने 10 + 2 + 3 के मॉड्यूल को अपनाया, इसे स्वीकार कर लिया गया। अब हम देखेंगे द्वितीय शिक्षा नीति। द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और यह है 1986। और 1986 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में। और ये भी कोठारी शिक्षा आयोग से प्रभावित। ये भी जो 1966 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में जो शिक्षा आयोग गठित किया था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया था, उसी से प्रभावित ये भी शिक्षा नीति थी।
अब इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान किए गए, इसे हम पॉइंट वाइज नोट करेंगे। तो पहला, महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना। महात्मा गांधी जी के विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना, जैसे मध्य प्रदेश में चित्रकूट ग्रामीण विश्वविद्यालय, इस तरीके से ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और उसी की पद्धति पर अन्य विश्वविद्यालय अर्थात दूरस्थ शिक्षा पर बल दिया गया। दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर बल दिया गया। ठीक, शिक्षा का आधुनिकीकरण व व्यवसायीकरण, एक महत्वपूर्ण अनुशंसा। शिक्षा का आधुनिकीकरण व व्यवसायीकरण, निजी क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता इसमें देने की बात की गई। प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात की। प्रत्येक जिले में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको पढ़ाने पर बल दिया जाएगा। हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, डाइट जिसे कहते हैं, DIET, जैसे बैतूल जिले का जो डाइट है वो प्रभातपट्टन में स्थित है, नवोदय विद्यालय प्रभातपट्टन में है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे, प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की बात इनके द्वारा की गई। और NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को स्वायत्तता देने की बात की। तो ये महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो है, महत्वपूर्ण बातें जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हमारे सामने आई। और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना 1992, इसे नई शिक्षा नीति नहीं कहेंगे। जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसी में कुछ संशोधन किए गए। पहले तो इसके ऊपर 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसकी जांच करने के लिए कहां तक सफल हुई, इसमें कुछ खामियां तो नहीं रह गई, इसकी जांच करने के लिए क्रमशः 2 समितियों का गठन किया गया था, एक 1990 में और दूसरी 1992 में। तो 1992 में आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति, आचार्य राम मूर्ति समीक्षा समिति, आचार्य राममूर्ति समीक्षा समिति, और दूसरा जनार्दन रेड्डी समिति। तो ये 2 समितियों का गठन किया गया के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर और अधिक कार्य करने के लिए। और इसकी एक बड़ी अच्छी अनुशंसा थी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA, जो वर्तमान में जो है वो जो नेट सेट के एग्जाम वगैरह जो आयोजित करवाते हैं, राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की इन्होंने अनुशंसा की थी। अब हम पढ़ेंगे आचार्य राममूर्ति समिति, आचार्य राम मूर्ति समिति, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, आचार्य राममूर्ति समिति 1990। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज जो विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में हर 6-6 महीने में एग्जाम होते हैं, ये जो अनुशंसा दी है आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा 1990 में दी गई थी। तो सेमेस्टर सिस्टम की जो बात कर रहे हैं हम, सेमेस्टर सिस्टम, ये किसने अनुशंसा की थी? आचार्य राममूर्ति समिति। साथ ही स्किल
डेवलपमेंट की जो बात आई है वो भी आचार्य राममूर्ति समिति के द्वारा ही अनुशंसा दी गई थी। और इसी क्रम में जो आगे है लिंग 2 समिति, लिंग 2 समिति, लिंग 2 समिति 2006, लिंग 2 समिति 2006। और इसी के साथ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ज्ञान आयोग का गठन, ये भी 2005 से 2008 3 वर्ष के लिए एक ज्ञान आयोग का गठन किया गया था, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन। कब से कब तक? 2005 से 2008 के लिए 3 वर्ष के लिए इन्हें अनुशंसाएं देना था। और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे सैम पित्रोदा, अध्यक्ष कौन? सैम पित्रोदा। क्वेश्चन बनता है प्रथम ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सैम पित्रोदा। कितने वर्ष के लिए? 2005 से 2008 के लिए। सन भी पूछा जाता तो 2006 भी इसमें कहीं मिलता है। क्या अनुशंसाएं थी इनकी? क्या अनुशंसाएं थी? तो अनुशंसाएं थी कि उच्च शिक्षा में प्रवेश अनुपात 7% से बढ़ाकर 15% तक लेकर चला। क्या होता है, जो बच्चे धीरे धीरे कम होते जाते हैं, पहले में ज्यादा होते हैं, छठवीं में कम, फिर 9वीं में उससे भी कम, कुछ बच्चे जो है शाला त्यागी होते जाते हैं और उच्च शिक्षा तक बहुत ही कम 7% बच्चे भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन्होंने बोला कि उच्च शिक्षा में प्रवेश का जो अनुपात 7% है उसे बढ़ाकर 15% के स्तर तक लेके जाना, न्यूनतम 15% तक तो होना ही चाहिए। दूसरा, 50 से अधिक नए विश्वविद्यालय स्थापित करना हर राज्यों में, प्रत्येक मतलब कुल भारत में 50 से अधिक विश्वविद्यालय स्थापित करना। भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की प्रवेश की अनुमति देना। तो ये जो अनुशंसाएं हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था, उनकी अनुशंसाएं थी। इसके बाद में शर्मा समिति 2008, शर्मा समिति 2008 ना, शर्मा समिति। और उन्होंने क्या किया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात की। बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान पर 500 करोड़ रुपए खर्च कर, जो यूजीसी है बुनियादी विज्ञान में अनुसंधान पर 500 करोड़ प्रति वर्ष खर्च करे। किसने किया? ये शर्मा समिति, जिसे यशपाल शर्मा समिति के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनिल काकोदकर समिति, डॉक्टर अनिल काकोदकर समिति। और ये 2011 में क्या अनुशंसा की थी इन्होंने? कि समिति में प्रत्येक संस्थान में, समिति ने यह अनुशंसा की थी कि संस्थान में अनुसंधान के लिए 2% बजट, सरकार जो है 6% तो खर्च करने की बात कर रही है, लेकिन 2% जो है अनुसंधान के ऊपर ही खर्च करना चाहिए, रिसर्च के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो अनिल काकोडकर समिति द्वारा अनुसंधान के ऊपर विशेष बल दिया गया और बजट का 2% जो है वो अनुसंधान पर खर्च करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे के.बी. पवार समिति, इसके बाद में के.बी. पवार समिति, कई लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। के.बी. पवार समिति 2012। तो इन्होंने दिया था पीपीपी मॉडल पर। पीपीपी मतलब पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की इन्होंने बात की थी, जनभागीदारी की बात की थी उन्होंने, और 4 मॉड्यूल इसमें दिए हुए थे, 4 खंड इसमें थे। तो पहला था आधारभूत ढांचा मॉडल, आधारभूत ढांचा मॉडल। दूसरा आउटसोर्सिंग मॉडल, आउटसोर्सिंग मॉडल। तीसरा हाइब्रिड मॉडल, दोनों का हाइब्रिड मॉडल। और तीसरा है रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल, रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल।
ये हमने पढ़ा केवी पवार समिति 2012, जिन्होंने पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ज्यादा जोर दिया था। 4 मॉडल उन्होंने बताए थे: आधारभूत ढांचा मॉडल, आउटसोर्सिंग मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल। अब हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो आप लोगों को देंगे, लेकिन हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति ये 2020 और ये 1986 के बाद में नई शिक्षा नीति हमारे यहाँ आई है, बहुत लंबे अरसे के बाद। 29 जुलाई 2020, कब? 29 जुलाई 2020 इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये समिति ने नई शिक्षा नीति पर कार्य किया। और इसमें जो है एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे 1980 में शिक्षा मंत्रालय से क्या बना दिया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय 1980 में गठित किया था। वापस में इसका नाम जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया, कब? 2020 में, 40 साल के बाद। और इनके द्वारा 5+3+3+4 5+3+3+4 का मॉडल लेकर आए हैं। हम नई शिक्षा नीति के ऊपर एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला वीडियो हमारा नई शिक्षा नीति पर होगा। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा के विकास के लिए, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उसके विकास के लिए किस किस आयोग का गठन किया गया था और उनके द्वारा कौन कौन सी अनुशंसाएं की गई थी। तो मित्रों, हमारे साथ में बने रहने के लिए, सार्थक पहल का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों द्वारा इसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी सार्थक पहल पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।